Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? A very good morning, and I hope you all will be very fine and in best of your health. As usual, मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने कॉपी पेन्स को खोल के रखें और अपने माइंड्स को, अपनी आँखों को, कानों को खोल के रखें और try to note every important point. It may enable you to join your final destination, that is a medical college. Be motivated. Be ready to learn something new and maybe something boring, but only thing that can really trigger your interest is your own concentration. I will do my best कि आपको ज़िंदगी की डेली लाइफ में से एग्जाम्पल लेके आपके साथ चलें और इस थोड़े से ट्रिकी टॉपिक को आपके लिए निस्बतन आसान बना दें. I hope you will have a very fine and smooth journey with us. So let's have a fly. Yes, my dear students, you know very well कि last time हमने यही डायग्राम ड्रॉ की थी लेकिन partial it was not complete. तो आज हमने उसी डायग्राम को किसी और वे में ड्रॉ किया है. But today my perspective or my vision is to discuss this particular diagram in the terms of what? Evolution. और मैंने वो कल भी बताया था कि evolution is a process that basically enable us to become more efficient, to become more complex, and to become definitely more, you can say, responsive to the environmental surroundings. इस सारी की सारी बातों में हम इस पर्टिकुलर ट्री को देखने वाले हैं. That is called as basically the cladogram of evolution. कि कैसे हम लोग आहिस्ता इवॉल्व होते चले गए. सो आई होप कि आप अगर इस डायग्राम को अब देख रहे हैं तो आपको बड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, लेकिन इसको समझने के बाद आपको ये डायग्राम उतनी ही इंटरेस्टिंग और उतनी ही मज़ेदार लग रही होगी. सो जॉइन मी प्लीज. यू नो वेरी वेल, कल हमने एक बात की थी माय डियर स्टूडेंट्स के जो हम एवोल्यूशन के मानने वाले लोग हैं वो क्या बात करते हैं कि लाइफ बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई एंड दैट वाज लाइंग समवेयर हियर, और इसे हमने नाम दिया था क्या? प्रोटोक्टिस्टा. और आपको ये बात पता है कि ऑल प्रोटोक्टिस्ट में एक ही चीज कॉमन थी. दैट वाज द ओनली यूनिफाइंग कैरेक्टर कि दीज ऑर्गेनिजम्स वर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और दीज ऑर्गेनिजम्स वर यूकैरियोट्स. तो आज हमने जिस ऑर्गेनिज्म की बात करनी है दैट इज बेसिकली एन यूकैरियोट. स्टार्ट में क्या हुआ हमारे स्टूडेंट्स के ये वाले यूकैरियोट्स बिल्कुल तन्हा रहते थे, लेकिन उनमें से कुछ को ये ख्याल आया, जो आपको पता है मेरा फेवरेट सा एक सॉन्ग है कि तन्हा यहाँ रहना ये कोई बात है. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस पर्टिकुलर तन्हाई को तोड़ा और फिर उन्होंने मिल के सेल्स ने आपस में मिल के रहना शुरू कर दिया और इससे स्टार्ट हुई मल्टी सेलुलरिटी, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब आपस में मिल के रहना शुरू हुए तो उससे डेवलप हुई क्या? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. एंड यू नो वेरी वेल कि स्टार्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन थी इट वाज जस्ट एन असेंबली ऑफ द सेल्स वेयर सेल्स वर लिविंग जस्ट क्लोज टुगेदर, दे वर नॉट इंटरैक्टिंग, समथिंग लाइक अ कॉलोनी. अब कॉलोनी में जो डिफरेंट किस्म के घर हैं दीज आर बेसिकली आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर. एक बंदे की जो वे ऑफ इनकम है या सोर्स ऑफ इनकम है या एक बंदे की जो इनकम का लेवल है, जो एक बंदे की जो खुशियां हैं, एक बंदे की जो गमियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने घर तक कॉन्फाइन है. दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद वन अनदर लाइक अ सिंगल बॉडी. ऐसा नहीं है कि अगर आपके पाँव की टो में एक पिन चुभती है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को जैसे हो रही है, ऐसी बिहेवियर हमारी कॉलोनीज में नहीं होता. सो जस्ट द सेल्स आर लिविंग टुगेदर, सो वी कैन कॉल देम एज अ कॉलोनी but not the tissues. तो वो वाली ऑर्गेनाइजेशन, वो वाला लेवल जिसमें ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर रहते थे लेकिन आपस में उनका रिलेशन या उनका इंटरेक्शन एक यूनिट की तरह नहीं था, हम लोग उन्हें नाम देते थे व्हाट? पैराजोन्स. सो दीज पर्टिकुलर पैराजोन्स वर बेसिकली मल्टीसेलुलर organisms. These were multicellular but they lack any sort of word tissue organization. तो ये था मेरे पास सबसे एवोल्यूशन का पहला स्टेप. अगर आप मेरे से पूछे कि सर पैराजोआ की कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि पैराजोआ की जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज बेसिकली व्हाट? पोरीफर्स. और पोरीफर्स का नाम क्या था मेरे पास? स्पॉन्जेस.
और अगर आप पोरीफेरा के टॉपिक को पढ़ के देखेंगे, पोरीफेरा के टॉपिक को, तो आपको पता चलेगा कि इनके अंदर जो सेल्स हैं वो बड़े अजीब तरीके से आपस में मिलकर रहते हैं। मिसाल के तौर पे कि मेरे पास एक खास किस्म की स्पॉन्ज है, इस पर्टिकुलर स्पॉन्ज को मैंने क्या किया, मैंने दुपट्टा लिया एक मलमल का, राइट, और उस दुपट्टे में से मैंने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पास किया। तो ये सारे के सारे सेल्स क्या हुए, उस पर्टिकुलर मलमल के दुपट्टे में से गुजर गए और गुजरने के बाद पहले की तरह से दोबारा अरेंज हो गए। ओह सो स्ट्रेंज मल्टीसेलुलर इट इज, सो स्ट्रेंज कि कैसे ये वाले सेल्स दूसरे बिल्कुल सेपरेट हो गए, जुदा हो गए, फिर दोबारा से कंबाइन हो गए। तो वी कैन क्लेम कि ये जो सेल्स हैं, दे आर जस्ट एन असेंबली ऑफ द सेल्स, दे आर जस्ट कॉलोनी एंड दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ टिश्यू और एन ऑर्गेनिज्म। सो ये एक बेस्ट एग्जांपल है बताने की कि जो पोरीफेरा हैं, दे आर जस्ट असेंबली ऑफ द सेल्स एंड वी शुड कॉल देम एट पैरासोन्स। लेकिन फिर एक कदम हम और आगे बढ़े, किसमें, एवोल्यूशन में। और एवोल्यूशन के बाद हमने ये देखा कि अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं, नाउ दे आर ट्राइंग टू लिव टुगेदर, इवन दे आर ट्राइंग टू मेक द लेयर्स। और जो लेयर्स मेरे पास सबसे पहले बनी, दे वर जस्ट 2 लेयर्स। और जो 2 लेयर्स थी मेरे पास, आपको मैंने कल उसका नाम बताया था कि उसमें से एक का नाम मेरे पास क्या था, एक्टोडर्म। ये जाहिर है बाहर की तरफ होती है और इसके सेल्स पतले और फ्लैट होते हैं। देयर फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। देयरफॉर उनकी जो शक्ल है वो इस तरह की होगी। और जो मेरे पास अंदर वाले सेल है, इनर मोस्ट, दे आर कॉल्ड एज बेसिकली एंडोडर्म। तो ये 2 किस्म के सेल्स आपस में मिलकर शुरू हुए। तो इस 2 किस्म की लेयर के ऑर्गेनाइजेशन को मैंने नाम दिया क्या, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। देखा जाए तो इससे ऑनवर्ड सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एटलीस्ट डिप्लोब्लास्टिक तो हैं। तो ये जो मेरे पास एक पॉइंट आया था, जिसे मैं ये बोल रहा हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक मोड़ आया और इस पर्टिकुलर मोड़ से मैं लेफ्ट को अगर टर्न कर गया, मैंने ये वाली मोटरवे ऑप्ट नहीं की, बल्कि मैं किसी जैली सड़क पे, किसी छोटी सड़क पे मुड़ गया, तो उस वक्त मेरी मुलाकात किससे हुई, जाके रेडिएटा के ऑर्गेनिज्म से हुई। ये ऑर्गेनिज्म जस्ट डिप्लोब्लास्टिक थे। इनके बाहर वाली लेयर का नाम क्या था, एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर का नाम क्या था, एंडोडर्म, राइट। और इसकी मैंने आपको बताया था कि इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास निडेरियंस। और जो निडेरियंस हैं उसकी जो पहले नाम आप पढ़ के आए हो, दैट वाज द फाइलम Coelenterata, right? And these particular Coelenterates, they have got the radial symmetry. मैंने कल बताया था आप लोगों को कि what is radial symmetry? So if you can divide organism into 2 equal halves from more than one plane, तो we call it as what? The radiata or the radial symmetry, right? और ये जो मेरे पास Coelenterates हैं, अगर मैं Coelenterata की रविश को छोड़ देता हूं और मैं ये समझता हूं कि मुझे मजीद इवॉल्व होना चाहिए, तो फिर मुझे रेडियल सिमेट्री को छोड़ के एक और सिमेट्री अडॉप्ट करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज बाइलेटरल सिमेट्री। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर चौक से लेफ्ट जाने की बजाय सीधा साथ मुस्तकीम पे चलता रहता हूं, तो फिर मेरी सिमेट्री हो जाती है क्या, बाइलेटरल। रिमेंबर, मैं एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हूं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज ट्राइंग टू इंप्रूव अपॉन, that is not static, it is constantly urging and striving for excellence। तो ये वाला ऑर्गेनिज्म पहले क्या था, बड़ा सिंपल सा ऑर्गेनिज्म था, फिर इसने कॉम्प्लेक्स होना शुरू किया। जब कॉम्प्लेक्स होना शुरू किया तो उसने लेयर्स बनाना शुरू की। लेयर्स बनाने के बाद उसने सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स बनाई, लेकिन जब उसे पता चला कि 2 लेयर्स से और लेयर्स एडवांस में बन सकती हैं, तो उसने इस रविश को छोड़ा और अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू किया और वो क्या बन गया, अब बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म बन गया। आपको ये वाली बात भी याद है, मैंने कल एक बात बोली थी कि these particular bilateral organisms they can be divided into 2 equal halves from only one plane, right? अब मैं इस पर्टिकुलर प्लेटलमंथिस को देखूं तो यहां से ऑनवर्ड लकद खलकनल इंसान अफयासनी तकवीम तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्ट। इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर मीन बाइलेटरल सिमेट्री के स्टार्ट होने से लेकर एंड तक, अगर मैं यहाँ पे और इसको एनहांस करना चाहूं तो एंड तक, कोऑर्डिनेट्स तक, सब जगह तक जो ऑर्गेनिज्म मेरे पास पाए जा रहे हैं, दोज आर नथिंग अदर देन ट्रिप्लोब्लास्ट। सो इन द टर्म्स ऑफ जर्मिनल लेयर, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ लेयर्स आर 3, 1 ectoderm and innermost is endoderm, and in between these 2 layers there is other germinal layer and we call it as what, mesoderm. So we can write 3 words for triploblastic organizations. Number 1, ectoderm. Outermost is ectoderm and innermost is endoderm, right? So इन दोनों के दरमियान में
एक और नई लेयर इवॉल्व हुई एट दिस वेरी मोमेंट समवेयर हियर, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। इस पॉइंट पे एक नई लेयर इवॉल्व हुई और उस पर्टिकुलर नई लेयर का नाम मेरे पास क्या था, मीजोडर्म। तो जब मीजोडर्म इवॉल्व हो गई तो ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाए, ट्रिप्लोब्लास्ट। अब इस पर्टिकुलर बायलेटरल सिमेट्री के दुनिया में तशरीफ लाते ही जो पहला ग्रुप मेरे पास बना, इट वॉज बेसिकली द ग्रुप ऑफ फ्लैटफॉर्म्स एंड वी कॉल देम एज ऑफ कोर्स एस्क्लेमेंट्स। और ये जो मेरे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर मैं इनका एक सेक्शन काट कर देखूं, लुक एट दिस सेक्शन, तो आपको नजर आएगा कि इन्होंने डेफिनेटली अपने आप को बेहतर किया है, लेकिन अपने आप को इतना भी बेहतर नहीं किया कि इससे और ज्यादा एडवांस चीज नहीं बन सकती। कैसे, लुक एट दिस सेक्शन। इस सेक्शन में आप लोगों को सबसे बाहरी लेयर नजर आ रही है, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्टोडर्म। फिर आपको इसके सेंटर में एक पाइप नजर आ रहा है, राइट, एंड दैट वेरी पाइप इज नथिंग अदर देन द गट और द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब ये किसकी बनी होती है, आपने अभी से याद करना, ये बनी होती है हमारी एंडोडर्म की। सो स्किन एंड इट्स ऑल एसोसिएटेड पार्ट्स, they are basically developing from ectoderm and your gut or intestine is developing from endoderm. अब इसके दरमियान वाली जगह को देखें, it is filled by loosely packed cells of what, mesoderm. Now ये जो particular arrangement है, it is a very excellent arrangement, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा चीजें इवॉल्व करके प्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज there is not much sufficient space for the डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ऑर्गन सिस्टम्स, राइट। तो इस पर्पस के लिए हम कह सकते हैं कि ऑल दो हमारी बायलेटरल सिमेट्री का ओरिजिन करने वाले ऑर्गेनिज्म एसिलोमेट्स ही हैं, लेकिन उनकी बॉडी में इतनी स्पेस नहीं है कि नई चीजें इवॉल्व हो सकती हूँ। इनके पास तो ले दे के एक हाईली रेमिफाइड क्या है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसके पास एक और चीज नजर आ सकती है, वो क्या है, डेफिनेटली फ्लेम सेल्स। और जो फ्लेम सेल्स हैं, दे आर नथिंग अदर देन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और इनका पर्पस सिर्फ ये है कि बॉडी में जहां भी वेस्ट प्रोड्यूस हो उसको कलेक्ट कर लिया जाए, नथिंग एल्स। एंड देन अनदर थिंग दैट इज मच मोर नीडेड फॉर एन एनिमल टू सर्वाइव, यू कैन से ऑन द फेस ऑफ अर्थ, इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसके अलावा इसमें कोई खास बात होती ही नहीं है। लेकिन जब मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से, अब मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हूं, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब मैंने लेफ्ट को टर्न ले लिया था इस तरफ, तो मैं क्या बन गया था, एसिलोमेट। लेकिन मैं तो एक कॉन्स्टेंटली अपने आप को इंप्रूव करते रहने वाला ऑर्गेनिज्म हूं। तो मैंने क्या किया, अच्छा यार इस चौक पे तो मुड़ के देख लिया है, तो मेरी मुलाकात किससे हुई है, प्लेटफॉर्म से हुई है, प्लेटी के मेंबर से हुई है, चलो इससे आगे चल के देखते हैं। सो आई एम अ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनिज्म। तो मैंने इस पर्टिकुलर स्लंट पे, इस अप हिल रोड पे आगे मूव करना शुरू कर दिया। तो मेरी मुलाकात इस पर्टिकुलर चौक से हुई, ये पर्टिकुलर चौक, और इस पर्टिकुलर चौक से जब मैंने लेफ्ट पे मुड़ के देखा तो मुझे क्या पता चला कि इस पर्टिकुलर रोड के एंड पे तो मेरी मुलाकात हो रही है नीमाटोड से, राइट। और अगर आप लोग नीमाटोड की बात करें तो इन नीमाटोड्स के अंदर आपको नजर आती है एक फॉल्स, एक फेक, एक झूठी कैविटी, एंड दैट वेरी कैविटी इज कॉल्ड एज सूडोसिलोम। मैंने आपको कल बताया था कि बेसिकली सिलोम होता क्या है, राइट। इस पर्टिकुलर फॉल्स सिलोम की वजह से, यस, नाउ परहैप्स there is a foundation for the evolution of more and more organs, because कि इस particular turning phylum ने, जिसे हम लोग नाम कह देते हैं नीमाटोड, इससे हमें एक स्पेस दी, राइट, कि जिसके अंदर आप लोग एवोल्यूशन को करवा सकते थे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि लुक एट दिस इमेज, इसमें आपको नजर आ रही है कि एक्टोडर्म के बिल्कुल नीचे मीजोडर्म प्रेजेंट है, राइट, और लेकिन जो मीजोडर्म है वो इस गट के बाहर प्रेजेंट नहीं है। तो जो बाहर वाली लेयर है वो तो सिर्फ और सिर्फ उसकी सारी एनर्जीज बाहर वाली फोर्सेस को बैलेंस करने में इस्तेमाल हुई। तो एवोल्यूशन में जो इम्पोर्टेंट सोर्स था मीजोडर्म का वो तो था ही नहीं। देयरफॉर इस पर्टिकुलर ग्रुप में मजीद किसी खास किस्म के ऑर्गन की डेवलपमेंट नहीं हुई। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे भी वही रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे भी वही एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बेट एडवांस्ड, लेकिन अभी भी स्टिल फर्दर डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर नहीं हुई, क्योंकि इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट का जो ओरिजिन था दैट वाज अ मीजोडर्म दैट शुड एक्सिस्ट अराउंड द गट, वो प्रेजेंट नहीं थी। तो लिहाजा यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर अपने कमाल को नहीं पहुंची। तो फिर हमने क्या किया, फिर वही बात, आई एम
रनर। तो मैंने फिर इस रोड से वापस आया और उसी पर्टिकुलर मेन मोटरवे पे दोबारा ड्राइव स्टार्ट कर दी, राइट। जब मैंने ड्राइव स्टार्ट की तो मुझे पता चला कि ओहो, यहाँ तो वैरायटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई ऑर्गेनिजम्स की। यहाँ तो मुझे एनालिड्स भी मिल रहे हैं, मोलस्क भी मिल रहे हैं, आर्थ्रोपोड भी मिल रहे हैं। क्यों भाई? इसलिए कि ये तो सारे के सारे जो थे वो क्या थे, पहले के पहले वो सारे प्रोटेरोस्टोम्स थे। प्रोटेरोस्टोम से मुराद मेरे पास कौन से? एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ, कि जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो एक स्पेसिफिक किस्म की क्लीवेज कर रहे हैं। आए हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिखी हुई टर्म प्रोटेरोस्टोम को समझने के लिए और इस पर्टिकुलर स्टेज से आगे प्रोड्यूस होने वाले ड्यूटेरोस्टोम को समझने के लिए हम बोर्ड के नेक्स्ट हाफ पे चलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली प्रोटेरोस्टोम हम इन्हें क्यों बोल रहे हैं और इसमें कौन कौन से ग्रुप्स इंक्लूडेड हैं, और फिर ड्यूटेरोस्टोम्स को ड्यूटेरोस्टोम क्यों कहते हैं और उसमें कौन कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व है। वैसे आपको समझाने के लिए इसी पे रहते हैं। लुक एट दिस, अगर मैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट को देखूं तो मैंने इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे लिखा हुआ है प्रोटेरोस्टोम और मैंने साथ ये 3 फाइलम के नाम लिख दिए हैं, एनेलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। इट मींस कि ये वाले 3 ग्रुप इंटरमीडिएट दरमियान में एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। और किसके बाद है? नीमाटोड के बाद है। किससे पहले है? एकायोडर्म से पहले। इसका मतलब ये है कि नीमाटोडा से बाद और एकायोडर्मेटा के पहले जो ग्रुप्स हैं, ऑल ऑफ देम आर बेसिकली सूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स, और they are basically ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड they are प्रोटेरोस्टोम्स इन नेचर। लेकिन जो ही मैं आर्थ्रोपोडा से और आगे निकलता हूँ, मीन मैं अब इस स्टेप पे पहुंचता हूँ, तो भाई ये वाले ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं ही, इनके सिमेट्री बायलैटरल भी है, लेकिन ये सूडोसिलोमेट्स नहीं है, ये प्रॉपर सिलोमेट्स हैं। और सिलोमेट्स की फिर वो वाली टाइप है कि जो ड्यूटेरोस्टोम कहलाती है। तो इस पर्टिकुलर चौक से आगे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, दे आर कॉल्ड एज ड्यूटेरोस्टोम्स। सो देखना ये है कि प्रोटेरोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या फर्क है। इसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड पे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ओवर हियर। और आपको हमने बेसिकली कंपैरिजन पढ़ाना है प्रोटेरोस्टोम्स का और ड्यूटेरोस्टोम का। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म प्रोटो? प्रोटो का मतलब होता है पहला। नंबर 1 पे प्रोटोटाइप, जो सबसे पहला चीज बनाते हो प्रोटोटाइप रिसर्च करने के लिए। तो प्रोटो का मतलब क्या है? पहला। और ड्यूट का मतलब होता है, ये वर्ड निकला है ड्यूस से। अगर आप कभी टेनिस के मैच देखते हैं तो जब कभी एक प्लेयर एक ही सर्विस को 2 मरतबा करता है तो दूसरी मरतबा की सर्विस है वो ड्यूस कहलाती है। तो ड्यूस का मतलब दूसरा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी पहले की बात हो रही है और ये किसी दूसरे की बात हो रही है। तो क्या पहला क्या दूसरा? तो अंडरस्टैंड करने के लिए हमें वर्ड कंसीडर करना पड़ेगा दूसरा। वो दूसरा वर्ड कौन सा है? स्टोम। यहां भी स्टोम और यहां भी स्टोम। स्टोम का मतलब होता है स्टूडेंट्स माउथ। Whenever I use the term storm, it means mouth, right? और similarly, अगर मैं इस storm की बात करूंगा तो जाहिर है इसका मतलब भी क्या होगा? mouth, right? और ड्यूट्रो का मतलब क्या होता है? second. ड्यूट्रो means what? second. और प्रोटो means what? first. अब ये फर्स्ट माउथ क्या है और सेकंड माउथ क्या है, इसको अभी हम समझते हैं, लेकिन इससे पहले हमें कुछ और बातें अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहली बात यह कि स्टूडेंट्स, आप लोगों को हम लोगों ने क्या बताया या बताना है कि बेसिकली जितने भी एनिमल्स हैं, दे आर गोइंग टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। And in case of sexual reproduction, you know very well, we have to have the 2 cells. One of them is called as an egg, other is called as a sperm. And when these 2 cells combine together, they give rise to the zygote. Right? So look at this. अगले हाफ पे मूव कर रहे हैं। Look at this कि ये मेरे पास एक sperm था, this one, and this was basically an egg. एक का साइज छोटा है, शक्ल भी डिफरेंट है, साइज बड़ा है, शक्ल भी डिफरेंट है, तो हम लोग हेटेरोगैमेट्स बोलते हैं। When they combine together, तो you know very well, number of chromosomes inside nucleus is 1n, number of chromosome inside this nucleus is also 1n. और जब ये दोनों आपस में combine होते हैं तो we obtain a cell that has got diploid number of chromosomes, and that very cell is nothing other than the zygote. तो zygote by definition क्या है? By definition zygote is a 2n
डाइप्लॉइड और डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखने वाला सेल है दैट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन एग. सो इसे हम लोग नाम क्या देते हैं बेसिकली जाइगोट. रिमेंबर, इस पर्टिकुलर जाइगोट को अगर मैं आइडियली देखूं तो इसके मेरे पास दो पोल्स बन जाते हैं. एक वो वाला पोल है कि जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स पाए जाते हैं. अब मैं यूं शो कर लेता हूं या समझ लें इनको मिला के मैं इस पर्टिकुलर डिस्क को क्या कह देता हूं कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. और ये जो बड़ी डिस्क मैंने यहाँ पे बनाई हुई है वो क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज बेसिकली द योक. That is basically the yolk or the stored food for the development of what? The zygote. तो इसको लिए मैं क्या word use कर रहा हूँ? Yolk. So somewhere here is yolk or somewhere here is the food. तो जिस वाले end में food होती है उसको मैं नाम क्या देता हूँ? Vegetal pole. So this pole is called as the animal pole and this pole is called as vegetal pole. Vegetal means food and animals means are a nucleus. अब इस पर्टिकुलर जाइगोट में क्या होगा कि एक डिवीजन होगी और अगर ये डिवीजन इस पूरे के पूरे सेल को एनिमल पोल से वेजिटेबल पोल तक डिवाइड कर दे इनटू 2 इक्वल हाफ तो फिर क्या होगा? लुक एट दिस. इसके रिजल्ट में मेरे पास दो सेल्स बनेंगे, सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर 2. नाउ दीज टू सेल्स आर लाइंग साइड बाय साइड. अगर मैं बात करूं तो हाफ ऑफ द योक now it is here and half of the yolk is here, for example, and if this particular process has gone through the process of mitosis तो एक 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला न्यूक्लियस यहाँ है और एक 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला न्यूक्लियस यहाँ है. इसका मतलब यह क्या? अगेन मेरे पास दो एनिमल पोल और दो वेजिटल पोल्स बन गए. पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें मैंने एक सेल को दो सेल में डिवाइड कर लिया और सेल्स को साथ साथ रखा, उन्हें एक यूनिट के तौर पे रखा, इस पर्टिकुलर स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस को हम नाम क्या देते हैं? क्लीवेज. सो व्हाट इज क्लीवेज? इट्स बेसिकली अ स्पेशल काइंड ऑफ cell division that is taking place through mitosis and allow the cells to remain intact. अगर मैं सेल्स को जुदा कर दूं फिर तो ये आम सेल डिवीजन हो गई, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैंने सेल्स को एक एंटिटी के तौर पे, एक यूनिट के तौर पे इकट्ठा रखना है. अगर ये सारे इकट्ठे रहे तो फिर एक इंडिविजुअल बनेगा. अगर मैं इस साइड पे इस पर्टिकुलर टाइम पे इन दो सेल्स को सेपरेट कर दूं और इससे मेरे पास दो सेल्स बन जाए तो दे विल गिव राइज टू द टू इंडिविजुअल्स. So these particular cells are very special cells and they are going to carry out very special type of mitosis and we call it as what? Cleavage. When it begins at the time of formation of zygote. इससे normally zygote के टाइम पे ये हो रही होती है. और दूसरी बात ये है कि जो ही zygote में डिवीजन होगी उससे 2 सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, 8 सेल बनेंगे, 16 सेल बनेंगे, लेकिन जो ही जाइगोट में फर्स्ट डिवीजन हुई और पहले 2 सेल बन गए, नाउ इट इज नो मोर जाइगोट, नाउ इट इज एन एम्ब्रियो. तो हम इसे क्या बोलेंगे? इट इज बेसिकली अ डेवलपिंग एम्ब्रियो, राइट. और जो सेल्स मेरे पास बनते हैं वी कॉल देम एज ब्लास्टोमियर्स. और मैंने आपको बोला कि इस पर्टिकुलर ब्लास्टोमियर को बनवाने वाली चीज का नाम क्या है? क्लीवेज. अब क्लीवेज की मेरे पास 2 टाइप्स होती हैं. एक को हम लोग नाम देते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज. मैंने क्या बोला कि मैंने डिवीजन को एनिमल पोल से स्टार्ट किया और वेजिटल पोल तक डिवाइड कर दिया. पूरी तरीके से सेल जाइगोट 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो क्या कहलाएगी? होलोब्लास्टिक. ये जो वर्ड है होलो, इसका मतलब खोखला नहीं है. इट इज बेसिकली द वर्ड होल इन ओरिजिन. होल मीन सारे का सारा सेल डिवाइड हो गया तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज. लेकिन बाद ऐसे मेरे पास यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी हैं कि जिनके अंदर अमाउंट ऑफ यूक इज वेरी वेरी हाई, तो उनके इस पर्टिकुलर यूक को डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है. तो फिर हम इस पर्टिकुलर टाइम पे जाइगोट को पूरा डिवाइड नहीं करते बल्कि एक छोटी सी डिस्क में ही सेल डिवीजन हो रही होती है, तो उसे हम बोलते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज. चूंकि इस पर्टिकुलर टाइप का हमारे इस डिस्कशन से कोई रिलेशन नहीं है, लिहाजा आई एम गोइंग टू लीव इट अलोन एंड आई वांट टू कंटिन्यू विद द होलोब्लास्टिक क्लीवेज. नाउ लुक एट दिस. होलोब्लास्टिक क्लीवेज की मेरे पास फर्दर 2 टाइप्स होती हैं. उनमें से एक का नाम है स्पाइरल क्लीवेज और दूसरे का नाम है रेडियल क्लीवेज, राइट. आए हम इस पर्टिकुलर डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाई वी कॉल देम एज स्पाइरल, व्हाई वी कॉल देम एज रेडियल. तो आंसर इज कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये 2 सेल बने, क्या नाम था इनका? ब्लास्टोमियर्स. ये एक दफा
इस पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन के ओपोजिट मीन एट राइट एंगल बट पैरेलल टू दिस वन एक और डिवीजन होती है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, के यहाँ पे 4 सेल्स बन जाएंगे, राइट। 4 सेल को हम कैसे शो कर सकते हैं, समथिंग लाइक इट। नाउ लुक एट दिस, दिस इज cell number 1, cell number 2, cell number 3 and cell number 4. Although I should draw it as कि ये वाला सेल मुझे सेंटर पे बड़ा नजर आ रहा हो, वो साइड पे 2 छोटे नजर आ रहे हो, और जो चौथा सेल है वो उसके पीछे नजर आ रहा हो। So these 4 cells, right? ये जो मेरे पास 4 सेल्स बन गए हैं, ये अगर मैं शो करना चाहूँ किसी और वे में, इफ आई वांट टू ड्रॉ एक सेक्शन, तो वो सेक्शन मुझे कैसे नजर आएगा स्टूडेंट्स? लुक एट दिस, ये मुझे नजर आएंगे ऐसे, दिस इज अ क्रॉस and cell number 1, cell number for example 2 and cell number for example 3 and cell number 4, ये 4 सेल। अब ये वाले 4 सेल की जो डिवीजन मैंने की है वो बड़ी तरतीब से की है, राइट। ये वाली जो डिवीजन है, अगर वो यहां से स्टार्ट हुई है तो यहां तक मुकम्मल हुई है, रेडिएशन यहां से स्टार्ट हुई तो यहां तक पहुंची, यहां से स्टार्ट हुई तो यहां तक पहुंची। उसके बाद अगर इनमें फर्दर न्यू सेल्स बनते हैं तो वो वाले सेल इनके बाहर एंड इनके ऊपर बन रहे हैं, एंड इनके ऊपर समथिंग लाइक इट। अगर इस तरह की डिवीजन मेरे पास होगी तो मैं इसे नाम दूंगा रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, राइट। सेल्स एक दूसरे के ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं और ये बॉल आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता चला जा रहा है, और जब तक ये वाला बॉल सॉलिड है, इसके अंदर कोई कैविटी प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो मैं इसको नाम देता हूं मोरूला। solid ball of cells is called as morula, right। अब देखें, ये तो मोरूला मेरे पास तब बना जब रेडियल सिमेट्री हुई, उसमें एक तरतीब थी, एक सिमेट्री थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें हमें सेल्स एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सही तरीके से बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और नंबर 2 कि इनके अंदर हमें बिल्कुल किसी बात का पता नहीं है कि यहाँ पे कौन से सेल से क्या चीज बनी है। तो इस किस्म की क्लीवेज को हम लोग बोलते हैं कि ये रेडियल है एंड इट इज इनडिटर्मिनेट, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसको देखिए जरा, स्पाइरल वाले केस में क्या होगा, लुक एट दिस। ये था मेरे पास स्टूडेंट्स वही बात, इस स्टेज पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं आप लोगों को, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे मेरे पास अभी वही 4 सेल हैं जो नॉर्मली दोनों में बने हैं, यहाँ तो डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अब आपने जरा गौर से देखना है कि अगर मेरे पास इन सेल के बनने वाले, इन सेल के बाद जो बनने वाले सेल हैं, अगर उनका कट इस पहले वाले कट के एट राइट एंगल हो, समथिंग लाइक इट। अब ये सेल डिवाइड होगा यहां से, 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 तो अब वाले केस में जो मेरे पास सेल प्रोड्यूस होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे, राइट। अब ये वाले सेल इनकी जो लाइन ऑफ कट है वो पहले वाले सेल के एट राइट एंगल है, राइट। तो इस वाले केस में जो डिवीजन की प्लेन है वो घूम गई, राइट। तो सेल्स नीचे वाले सेल्स के ऊपर वाले सेल्स उसके एट राइट एंगल होगी, और उसके ऊपर वाले सेल उसके एट राइट एंगल होगी, उसके ऊपर वाले सेल उसके एट राइट एंगल होगी। तो जब मेरे पास सेल्स दूसरे के एट राइट एंगल चल रही हो और वो डिवीजन सेल्स को घुमा रही हो, तो मैं उसे बोलता हूं कि बेसिकली इट इज अ स्पाइरल डिवीजन। ये वाली डिवीजन डिटर्मिनेट होती है। व्हेनेवर आई से द टर्म कि डिटर्मिनेट है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसके बारे में बता सकता हूं कि इस पर्टिकुलर सेल से क्या बनना है। लेकिन इन दिस केस इट इज इनडिटर्मिनेट, राइट। इन सारी बातों को समझने के बाद आए हम वापस सेकंड बोर्ड पर चलते हैं और उस पर्टिकुलर कंपैरिजन को कंप्लीट करते हैं जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लेट्स मूव टू द वेरी सेकंड हाफ। So look at this. What is basically the cleavage in case of the protostomes? In case of protostomes, the division is spiral. It is spiral. I think कि आपने बहुत डिटेल से अंडरस्टैंड किया है क्लीवेज होती क्या है और उसे हम स्पाइरल क्यों बोलते हैं। And in case of deuterostomes means like us, we have got nothing other than what? Radial. तमीज वाली, तरतीब वाली। अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं बोला कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, आप लोगों में भी यही कुछ हो रहा है। एंड देन हमने ये कहा था
कि हम इन्हें प्रोटोस्टोम्स क्यों बोलते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, लुक एट दिस, कि जब तक आप लोगों के जाइगोट में डिवीजन हो रही है और उसके अंदर कोई कैविटी प्रोड्यूस नहीं हुई तो हमने उसे नाम कर दिया था मोरूला। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब इस पर्टिकुलर केस में कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, चले यू शो करते हैं कि पहले ये मेरे पास जो बॉल है ये बिल्कुल गोल है, राइट, और इस पर्टिकुलर बॉल के बाहर जो मेरे पास सेल्स हैं वो कैसे एक्टोडर्म के, और जो अंदर वाले सेल हैं मेरे पास वो किसके हैं, एंडोडर्म। तो ये मेरे पास एक्टोडर्म है और ये मेरे पास क्या है, एंडोडर्म, राइट। स्टिल इट इज अ बॉल। तो जब तक ये सॉलिड बॉल है इसके अंदर कोई कैविटी नहीं है, ये मोरूला है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है माय डियर स्टूडेंट्स कि जब इसकी उम्र थोड़ी ज्यादा होती है और ये थोड़ा सा लंबा सा हो जाता है, समथिंग लाइक इट, और अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइप पे इसका सेक्शन कट करूं तो आपको पता चलेगा कि इसके यहाँ बाहर बाहर ये जो सारे सेल्स हैं दे आर नथिंग अदर देन एक्टोडर्म। ये सारे के सारे सेल एक्टोडर्म कहलाते हैं। और जो इसके नीचे अंदर वाले सेल्स हैं दे आर बेसिकली व्हाट एंडोडर्मल सेल्स। ये एंडोडर्मल सेल्स, ये वाले सेल्स एंडोडर्म बड़े हैं और दे आर गोइंग टू मेक व्हाट, द गट। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको नजर आ रहा है कि यहां पे करके एक होल है, समवेयर हियर इज अ होल, राइट। और अगर इस पर्टिकुलर सुराख की बात की जिसका नाम क्या है, ब्लास्टोपोर, बिकॉज कि ये मोरूला के बाद पहली कैविटी वाली स्टेज है, मोरूला के बाद पहली कैविटी वाली स्टेज है, और उस कैविटी वाली स्टेज को हम नाम क्या देते हैं हमारे स्टूडेंट्स, ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसील का जो मुंह है दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर। और अगर इस ब्लास्टोपोर की फेट, इसकी किस्मत की बात की जाए तो अगर इससे बन जाता है माउथ, अगर इससे बन जाता है माउथ, तो जो पहला सुराख प्रोड्यूस हुआ, जो पहला सुराख प्रोड्यूस हुआ डेवलपमेंट के दौरान में, वही क्या बन गया, माउथ। तो मैंने नाम क्या दिया, प्रोटेरोस्टोम, राइट। और इसे हम प्रोटोस्टोम्स भी बोलते हैं। इट इज नॉट एसेंशियल कि आप प्रोटेरो ही याद रखिए, तो प्रोटोस्टोम इज द फाइन। लेकिन अगर मैं इसी स्टेज पे अपनी बात करूं, आप लोगों की बात करूं, या अगर आप लोगों को याद हो तो एकाइनोडर्म्स और हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स की बात करूं, तो आप लोगों को यहां पे क्या नजर आएगा कि इस वाले केस में नो डाउट कि यहां पे क्या प्रेजेंट है, सबसे बाहर एक्टोडर्म, नो डाउट, राइट। और फिर इसके अंदर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, जाहिर है एंडोडर्म। अब यू ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको बात थोड़ी समझ आ जाए, राइट। अब बात यह है कि जो यहां पे होल था, ये जो यहां पे होल था समवेयर हियर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये पहले अपेयर हुआ। लेकिन जो होल पहले अपेयर हुआ इससे क्या बना, एनस। अब आपको समझ आई कि मैंने यहां पे एनस क्यों लिखा है, कि जिस जगह पे प्रोटोस्टोम्स में माउथ बनता है उस जगह पे ड्यूटरोस्टोम्स पे एनस बनती है। तो सवाल ये है फिर माउथ कहां से बनता है, तो माउथ इस पर्टिकुलर एनस के ऑपोजिट पॉइंट पे कहीं बनेगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सेकंड होल डेवलप होता है, सेकंड होल, ड्यूट्रो मीन सेकंड, तो उस पर्टिकुलर जगह से माउथ बनना है, इसलिए हम लोग इसे ड्यूट्रो दूसरा और स्टोमिया मीन्स माउथ, तो इसमें बनेगा दूसरा सुराख माउथ है, राइट। हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने बात याद रखनी है कि अब हमने यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट पे बात की है वो क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की। अभी तक तो मैंने यहाँ पे सिर्फ दो किस्म की क्या बनाई थी, जाहिर है सेल्स बनाए थे, वन ऑफ देम वाज एक्टोडर्म, अदर वन वाज एंडोडर्म। तो जो कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कहीं ना कहीं क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए स्टूडेंट्स, मेसोडर्म बननी चाहिए। देखना ये है कि इन पर्टिकुलर सेल्स की मेसोडर्म कहाँ होती है। तो आप देखते हैं डायग्राम लाके दिख रहे हैं कि लुक एट दिस, कि ये मेरे पास एक्टोडर्म, समथिंग लाइक इट, कि एक्टोडर्म है मेरे पास, और इसके अंदर जो लेयर है समवेयर हियर इट इज एंडोडर्म, समथिंग लाइक इट इज एंडोडर्म। अब ये जो मेरे पास एंडोडर्म और एक्टोडर्म जहां मिल रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जोन,
समवेयर हियर, इसे हम लोग नाम क्या देते हैं, एंटीरियर लिप ऑफ व्हाट, ब्लास्टोपोर। तो ये ब्लास्टोपोर का आगे वाला लिप है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां एक्टोडर्मल सेल और एंडोडर्मल सेल आपस में मिल रहे हैं, वहां पे एक तीसरी किस्म के सेल डेवलप हो जाते हैं, समवेयर हियर, यहां, और समवेयर हियर, जहां ये दोनों सेल आपस में मिल रही हैं, उस पॉइंट पे तीसरी किस्म के सेल प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेटली मीजोमियर्स, राइट, मीजोमियर्स। और इन पर्टिकुलर सेल्स से इवेंचुअली क्या डेवलप होती है, मीजोडर्म। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं होता। इस वाले केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, लुक एट दिस, कि अगर यहां कहीं ये स्ट्रक्चर है और समवेयर हियर इज व्हाट, समवेयर हियर इज एंडोडर्म, यहां कहीं अगर मेरे पास एंडोडर्म है, तो आपने जरा बात को गौर से देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों के लिए। दिस इज समवेयर हियर इज एंडोडर्म। तो इस पर्टिकुलर एंडोडर्म की क्या हो रही है, आउट पाउचिंग। यहां से स्पेसिफिक किस्म के सेल्स बाहर निकल रहे हैं, यहां से, राइट। तो ये यहां से बाहर निकल रही है। तो ये बेसिकली आउट पाउचिंग ऑफ द एंडोडर्म से होती है, जबकि ये एट द डॉर्सल लिप, एंटीरियर लिप ऑफ द व्हाट, ब्लास्टोपोर से होती है। तो दोनों मेसोडर्मल सेल्स वो अपने ओरिजिन में भी क्या है, डिफरेंट है। लेकिन ये बात है कि दोनों हैं ट्रिप्लोब्लास्ट, यानी कि इसमें भी एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म होगी, और इसके अंदर भी एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म होगी। दोनों में तीनों बातें कॉमन है। नाउ वी वांट टू सी कि अगर मेरे पास ये तीनों किस्म के सेल बन गए और यहाँ पे भी तीनों किस्म के सेल बन गए हैं, तो फिर इससे आगे मीसोडर्म बनेगी कैसे, क्योंकि ये तो सभी सेल्स बने हैं ना। तो इनसे आगे मीसोडर्म बनती कैसे है, लुक एट दिस। आपने जरा बात को गौर से सुनना है। यहां पे जब ये सेल्स बढ़ते जाएंगे, तो यहां पे मीसोडर्म सारी की सारी इकट्ठी हो जाएगी, राइट। ये बन गई सारी की सारी मीसोडर्म। अब ये वाली मीसोडर्म क्या करेगी, इट विल स्प्लिट इटसेल्फ फ्रॉम द सेंटर, समथिंग लाइक इट। ये सेंटर सेपरेट हो गई। जब ये सेपरेट होगी, लुक एट दिस, आपको नजर आ रहा होगा कि अब सेल्स की एक लेयर यहां बन गई और एक लेयर यहां बन गई, राइट। यानी कि अब अगर मैं इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो का एलएस काटूंगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करूंगा, तो मुझे नजर आएगा कि एक लेयर एक्टोडर्म की समवेयर हियर, ये कहीं यहां है, और फिर इसके नीचे एक लेयर मीसोडर्म की यहां है। दैट इज बेसिकली अटैचिंग इटसेल्फ विद द एक्टोडर्म। और फिर ये मेरे पास अगर लेयर है किसकी, एंडोडर्म की, तो एक लेयर मीसोडर्मल सेल्स की एंडोडर्म के बिल्कुल साथ साथ चिपकी हुई, ऐसे। तो this particular cavity that is basically called as the coelom, it develops the splitting of mesodermal cells। तो इस किस्म की इस कैविटी को जो मेसोडर्म के स्प्लिट होने से बनती है, उन्हें हम लोग एक किसी हमारी मोहतरमा शाजिया के नाम से शाइजोसिलस, या जो अमेरिकन है वो इसे प्रॉपर स्किज़ोसिलस के नाम से याद रखते हैं। सिर्फ ये टिप है याद रखने के लिए, आपको याद करवाने के लिए, राइट। सो दिस पर्टिकुलर कैविटी और द सीलोम दैट डेवलप्स विद द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म इज कॉल्ड एज स्किज़ोसिलस, व्हाट सीलोम, इसे हम स्किज़ोसिलस सीलोम का नाम देते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा कि यहां पर ये पर्टिकुलर सेल्स ही बेसिकली क्या करेंगे, मुख्तलिफ पॉइंट से डिवाइड होते रहेंगे और वो एक लेयर सबसे पहले बनाएंगे किसके अराउंड, वो लेयर बनाएंगे अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अराउंड, ठीक है। तो चूंकि ये वाली जो मेसोडर्म है उसका ओरिजिन और उसकी फॉर्मेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अराउंड पहले होती है, और फिर उसके बाद यही वाले सेल्स दे प्रोलिफरेट एंड फॉर्म अ लाइनिंग अराउंड
बीनीथ एक्टोडर्म, तो इस किस्म की जो डेवलपमेंट है सिलोम की, उसे हम लोग नाम कह देते हैं एंटेरोसिलस एंटेरिक। मैंने आपको कई दफा पहले बताया है स्टूडेंट्स कि जब कभी भी क्या होता है, हमें इंटरस्टिनल फीवर होता है, तो मैंने बोला था कि हम यूज करते हैं टर्म एंटेरिक फीवर, राइट। तो जब भी मैं वर्ड यूज करता हूं एंटेरो और एंटेरिक, इसका मतलब है इट इज पर्टेनिंग टू इंटेस्टाइन, इट इज पर्टेनिंग टू व्हाट, इंटेस्टाइन, इसका ताल्लुक इंटेस्टाइन के साथ, राइट। तो ये जो मेरे पास इंटेस्टाइन से ओरिजिनेट वाली और इंटेस्टाइन के अराउंड पहले जगह बनाने वाली जो क्या कहते हैं मेसोडर्म है, और उससे बने वाली कैविटी को हम नाम कर देते हैं एंटेरोसिलस सिलोम। अब ये जो एंटेरोसिलस सिलोम है ये किस में पाई जाती है, और जो दूसरी सिलोम है वो किस में पाई जाती है, तो इसके लिए हमने एक हेडिंग बनाया हुआ है, इट टेक्स प्लेस इन। तो आइए हम इसके लिए वापस चलते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो आपको नजर ये आ रहा है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में, जिन्हें कि हम लोग क्या नाम देते हैं, एनेलिड्स, मोलस्क्स एंड आर्थ्रोपोड्स, इनके अंदर हमारे पास हमेशा स्पाइरल टाइप ऑफ क्लीवेज होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो मेरे पास ग्रुप है जिसे मैं काइनोडर्मेट्स और हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स बोलता हूँ, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, तो उनके अंदर हमारे पास हमेशा ड्यूटेरोस्टोम लाइक डेवलपमेंट होगी, और जो क्लीवेज होगी वो हमेशा एंटेरोसिलस होगी। सो ये है मेरे पास कुछ डिस्कशन दैट इज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो फर्दर एनहांसमेंट्स है that will be discussed or you can say dealt in the next lecture. और जो next lecture है it will be commencing with the very first phylum, and that very first phylum is known as what? The phylum of parazoans, mean to say phylum Porifera. So आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी phylum Porifera के साथ tomorrow। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ जब कभी दुआ के लिए हाथ उठाए अपने वज़ीम वालिदैन के लिए, तो हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और इसी के साथ मैं चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त, और आई वुड से यू अल्लाह हाफिज़।